तो इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीमिक्स में आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है। गेम शुरू करेंगे 5 सवाल और 10 मार्क्स की। दोस्तों, आईआर के प्रीमिक्स में आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो आज 5 सवाल हम डिस्कस करेंगे अप्रैल से मई 2022 के करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं, जहां पे कुछ सवाल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे भी होंगे और कुछ सवाल लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, लोकेशन बेस्ड, ज्योग्राफी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी रहेंगे। आइए पहले क्वेश्चंस को नजर मार लेते हैं। पहला सवाल, बात यहां पे करी जा रही है इंडिया ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल के बारे। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपने पता लगाना है इसमें से कौन से करेक्ट हैं। आप अभी इस वक्त वीडियो को पॉज करके क्या आपको लगता है सही आंसर वो आप लिख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज डू लेट अस नो योर स्कोर आउट ऑफ 10 अलोंग विद नेगेटिव मार्किंग। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि टीटीसी विल प्रोवाइड पॉलिटिकल लेवल ओवरसाइट टू इंडिया ईयू रिलेशनशिप। सेकंड, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द ईईसी यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और थर्ड, ईयू एज अ ब्लॉक इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सेकंड क्वेश्चन, बात हो रही है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे, WMO के बारे। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत WMO का मेंबर नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि WMO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का फॉर मीटेरोलॉजी। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि WMO डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपने बतानी है। ABCD 4 ऑप्शन है। देन यहां पे बात हो रही है CSTO के बारे, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे। हमने इस साल इसको न्यूज में पढ़ा भी होगा। CSTO एंड NATO CSTO के बारे में हमने काफी न्यूज में फॉलो किया है। ठीक है, कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए थे, आपको याद होगा, तो आपको थोड़ा हिंट भी दे रहा हूं। एनीवेज आपने ये बताना है कि विच ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ द CSTO। तो आर्मीनिया, बेलारूस, पोलैंड, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, यूक्रेन। कौन से सही आंसर है आपने बताना है। देन अगला क्वेश्चन है, यहां पे बात करी जा रही है MRCC के बारे यानी कि मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे। तो आप ये बताइए कि MRCCs आर दे अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल नेटवर्क अंडर द यूएन्स IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर द सी लेन्स। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट? सेकेंड, द वर्क ऑफ MRCC इज कोऑर्डिनेटेड बाय द नेवी एंड कोस्ट गार्ड इन ईच कंट्री। थर्ड, the agreement appears to be a part of India's Sagar initiative in the Indian Ocean region. Which of the following is correct? Last question, location based question है। countries आपके सामने दी हुई हैं, यानी कि I would rather say यहाँ पे Odessa is not a country, I mean कुछ यहाँ पे regions दिए हुए हैं। सो अगर हम बात करें सेनेगल की, क्या ये वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है? रियूनियन आइलैंड की बात करें, क्या ये साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है? सेंट विंसेंट की बात करें, क्या ये कैरिबियन रीजन में लोकेटेड है? और अगर हम बात करें ओडेसा की, क्या ये रशिया में लोकेटेड है? तो आपने जैसे यूपीएससी ने इस साल 2022 में एक नया पैटर्न निकाला था जहां पे एलिमिनेशन आप नहीं कर पाएंगे, तो ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर ऑन द सेम लाइंस। यहां पे आपने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ऑल 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। टीटीसी की बात करें तो ये जो ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है ना, तो यूरोपियन यूनियन का ये ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क ऑलरेडी अमेरिका के साथ भी है। ठीक है, तो यानी कि यूरोपियन यूनियन के लिए ये सेकंड फ्रेमवर्क है, यानी कि एक अमेरिका के साथ, एक भारत के साथ। भारत के लिए ये पहला ऐसा फ्रेमवर्क है यूरोपियन यूनियन के साथ। तो यहां पे इंडिया, और वैसे भी इस साल हमने न्यूज में पढ़ा भी है कि भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के नेगोशिएशंस को भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। काफी टाइम से जो नेगोशिएशंस हैं FTA की, वो स्टॉल्ड है। अब ये जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म की तरह काम करेगा, जहां पे दोनों ही पार्टनर्स टैकल कर पाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस, चाहे वो ट्रेड लेवल हो, टेक्नोलॉजी लेवल हो, सिक्योरिटी लेवल पे चैलेंजेस हो। और डेफिनेटली इसके चलते जो कोऑपरेशन है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, वो और ज्यादा गहरी होगी। ठीक है, TTC does signifies enhanced political value of India, the very fact that India is the 5th largest economy. Definitely India का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है यूरोपियन यूनियन। In fact, by the end of this decade, India is well on its way to become the 3rd largest economy. तो definitely political level oversight इंडिया और यूरोपियन यूनियन का इस काउंसिल के जरिए बढ़ेगा।
और पॉलिटिकली भी दोनों यानी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन को काफी क्लोजर लेके आया जाएगा इस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के फ्रेमवर्क के चलते। और स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, बेटर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगी मल्टीलेटरल बॉडीज में, चाहे वो G20 है, चाहे वो WTO है। और भारत और यूरोप के रिलेशंस की बात करें तो ये 1960s से हमारे जो रिलेशन है, अर्ली 1960 से जो हमारे रिलेशन है यूरोप के साथ इवॉल्व कर रहे हैं, राइट। और अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया वाज यस अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज टू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। एक टेक्स्ट बुक है NCERT की, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्लास 12th की है। अगर आप IR के बारे में थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड चाहते हैं, UN क्या है, बाइपोलर क्या होता है, बाइपोलरिटी क्या होती है, यूनिपोलरिटी क्या होती है, कोल्ड वॉर क्या था, यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या है, ये सब चीजें ना वहां पे NCERT में दी गई है। तो जरूर NCERT भी पढ़ी, NCERT भी बहुत रेलेवेंट होती है पढ़ने के लिए। तो वहीं NCERT में से मैंने यहाँ पे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी है। ये आपको पता हो कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा क्रिएट करी गई थी 1957 में। क्या मकसद था कि चलो वर्ल्ड वॉर 2 अब 1945 में खत्म हुआ, तो कैसे यूरोप के अंदर और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाया जा सकता है, कैसे यूरोप में फिर से कोई लड़ाई ना हो, कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई। और आपको ये भी पता हो कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का सक्सेसर कौन बना, यूरोपियन यूनियन बना, ठीक है। और इनफैक्ट 2009 में, सन 2009 में जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, दिस फॉर्मली सीज्ड टू एग्जिस्ट, देयरफॉर इसके जो इंस्टीट्यूशन थे दे वर डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड बाय द यूरोपियन यूनियन व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1993। तो ये फैक्चुअल चीजें आपको पता हो, काम आ जाती हैं। एंड यस ऑफ कोर्स EU इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इनफैक्ट 2004 में जो रिलेशनशिप था इंडिया और EU का, दैट वाज अपग्रेडेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे WMO की बात करी गई है, तो यहां पे दोस्तों सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। भारत मेंबर है WMO का। यहां पे स्टेटमेंट था कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WMO। बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि WMO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और यस, ये जो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे है, दिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो आइए इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे मेंबरशिप जो है 193 मेंबर स्टेट्स की है, ठीक है। सो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WMO जस्ट एज आई जस्ट सेड, एंड दिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द IMO यानी कि इंटरनेशनल मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, and this was established after the 1873 Vienna International Meteorological Congress. So WMO बनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN, जहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है वेदर एंड क्लाइमेट से रिलेटेड, मीटेरोलॉजी से रिलेटेड, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड, वो यहाँ पे डिस्कस की जाती है, ठीक है। उसके बारे यहाँ पे रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और इसका जो हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। इनफैक्ट WM यानी कि वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन March 23 एवरी ईयर। और थीम क्या है 2022 की, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। ये थीम है, आपको ये पता हो, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन यहां पे हम बात करेंगे विच ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ CSTO। सो देखिए दोस्तों, यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 2 4 5। देखिए यूक्रेन तो होगा ही नहीं, लड़ाई तो यूक्रेन की इसी करके शुरू हुई थी कि यूक्रेन नेटो में ना चले जाए, तो CSTO का तो कोई संबंध नहीं यूक्रेन के साथ। बहरहाल सिक्स्थ यानी कि जो ऑप्शन 6 है यूक्रेन, वो तो यहां पे मेंशन्ड ही नहीं है ABCD में, तो दैट इज टेकन केयर ऑफ। आपको यानी कि इन 5 देशों में से बताना है ना। अब देखिए, अभी CSTO के बारे बात हमने इस साल, अब अजरबैजान आर्मीनिया की जो लड़ाई चल रही है उसमें भी CSTO को मोबिलाइज किया गया था आर्मीनिया में, ठीक है। हमने कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए थे, वहां भी CSTO के बारे सुना था, ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि बेलारूस जो कि रशिया का बहुत चहीता है, वो भी CSTO का मेंबर है। अब पोलैंड तो डेफिनेटली उसका कोई लेना देना नहीं है CSTO के साथ, है ना। ये जरूर है कि ये सारे के सारे देश जो हैं किसी जमाने में फॉर्मर USSR, यानी कि अब USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद जब रशिया बना तो ये जो सब देश थे आजाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो पोलैंड का कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट आपको ये पता हो कि CSTO का जो प्रीडिसेसर था वो क्या था, वॉर्सो पैक्ट, जो कि 1955 में स्थापित किया गया था। और वॉर्सो क्या है, पोलैंड की राजधानी भी है, ये आपको बात पता हो। तो 1 2 4 5 यानी कि आर्मीनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तो ये जो 4 देश हैं ये CSTO के हिस्सा हैं। CSTO का भी वही प्रिंसिपल है, 1 फॉर ऑल फॉर वन।
है ना, कि भाई अगर CSTO क्या कहता है कि भाई अगर आप मेरे किसी भी एक मेंबर देश पे अटैक करेंगे तो पूरा का पूरा CSTO मोबिलाइज हो जाएगा अगेंस्ट द एग्रेसर, अगेंस्ट द एनिमी। ठीक है, इनफैक्ट CSTO हैज मार्क्ड इट्स 30th ईयर, क्योंकि ये अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी 1992 में ताशकेंत ट्रीटी के नाम से अगर हम बात करें, ताशकेंत जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी भी है, तो यहां से होता है शुरू सफर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी का। 2002 में बनता है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है 6 देशों के बीच में, विच कम्स इनटू इफेक्ट इन 2002। चलिए उसके बाद तो करंट मेंबर्स कौन से हैं इसमें? आर्मीनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है ऑफ कोर्स, एंड तजिकिस्तान है। तो जैसे नेटो में, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में मेन करता धरता कौन है? अमेरिका। तो CSTO में करता धरता कौन है? रशिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पीस को स्ट्रेंथन करना, इंटरनेशनल रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना, साइबर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। बट कहीं ना कहीं रशिया का यही मकसद था, यही एम था कि चलो USSR तो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, वॉर्सो पैक्ट तो नहीं रहा, लेकिन किसी तरह मैं इन देशों के ऊपर जो कि किसी जमाने में USSR का ही हिस्सा था, इनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बना सकूं और किसी भी तरीके से नाटो जो है इनको अपने इन्फ्लुएंस में ना लेके आ सके। ठीक है, एंड जो वो प्रिंसिपल है वन फॉर ऑल फॉर वन, जैसे नेटो का भी सेम प्रिंसिपल है कि भी अगर किसी भी एक मेंबर स्टेट पे अटैक होगा तो पूरा का पूरा नेटो मोबिलाइज हो जाता है अगेंस्ट द अग्रेसर। तो सेम प्रिंसिपल CSTO में भी है। तो रशिया 50% से ज्यादा जो बजट है कंट्रीब्यूट करता है CSTO में। ठीक है, ये आपको पता हो 2002 में CSTO केम इनटू एग्जिस्टेंस, इससे पहले CST था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी था। तो यहां पे हम देख सकते हैं कौन से देश यहां पे शामिल हैं। उज्बेकिस्तान अब नहीं है CSTO में, उज्बेकिस्तान CST में था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी में था 1992 में। बाकी जो देश यहाँ पे जो शेडेड हैं कलर्स में वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ अब इसकी टाइमलाइन की बात करें, थोड़ा अगेन वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमारा खत्म नहीं हो जाता सवाल। तो 15 मई 1992 को जो 6 पोस्ट सोवियत स्टेट्स हैं यानी कि रशिया, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये साइन करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी को। ठीक है, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकेंत, वहां पे ये ताशकेंत ट्रीटी के चलते ये जो 6 देश हैं ये पैक्ट को साइन करते हैं। 3 और पोस्ट सोवियत स्टेट्स यानी कि जो USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद वाले जो स्टेट्स हैं उनको पोस्ट सोवियत स्टेट्स कहा जाता है। अजरबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया ये 1993 में साइन करते हैं और इस कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी में आ जाते हैं। ठीक है, 2 अप्रैल 1999 को 6 ऑफ द 9 यानी कि अजरबैजान, जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान ये तीनों अब इससे हट जाते हैं, CST का पार्ट नहीं रहते हैं, निकल जाते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी में से। और उज्बेकिस्तान ज्वाइन करता है एक ग्रुपिंग को जिसका नाम है गुआम, यानी कि जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान एंड मोल्डोवा। ठीक है, अपेरेंटली ये 4 देशों की जो ग्रुपिंग बनी है, क्यों बनी है? एज एन इंटेंट टू काउंटर द रशियन इन्फ्लुएंस इन द ईस्टर्न यूरोपियन एंड द सेंट्रल एशियन रीजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पे MRCC फ्रेमवर्क की बात करी जाएगी जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में मार्च 2022 में साइन किया गया था। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आपसे पूछा गया था कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, यहां पे आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो भारत और श्रीलंका ने साइन किया था एक MOU फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू सेट अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट MRCC यानी कि मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, कहां पे? कोलंबो में। तो ये 28 मार्च की बात है, यानी कि 28 मार्च, एंड ऑफ मार्च, बिगनिंग ऑफ अप्रैल की बात है, करंट अफेयर्स में देखने को मिला था ये। और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इनफैक्ट जो MRCC है, तो दिस इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑफ द यूएन्स इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर द सी लेन्स। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई अगर किसी किस्म का कोई ऑयल स्पिल डिजास्टर हो रहा है, एनवायरमेंटल डिजास्टर हो रहा है, तो कैसे वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस को मोबिलाइज किया जा सकता है, कैसे स्विफ्ट रिस्पॉन्स किया जा सकता है टू सच काइंड ऑफ इमरजेंसीज। ठीक है, या कोई वेसल हो जो कि डूब रहा हो, किसी वेसल को आग लगी हो, वेसल इन डिस्ट्रेस हो, कैसे उसको राहत पहुंचाई जा सकती है, रेस्क्यू किया जा सकता है। अगर किसी वेसल पे, किसी शिप पे लोग हैं और वो जहाज अगर डूब रहा है तो कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। तो ये सब बातें, इवैक्यूएशन प्रोसेस, ये सब बातें यहाँ पे आ जाती है। तो जो भी अब यहाँ पे इंडिया श्रीलंका के बीच में साइन किया गया है फ्रेमवर्क, तो ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। अब जो काम है MRCC का, या तो वो कंट्री की नेवी के द्वारा या वो कंट्री के कोस्ट गार्ड के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है वो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। श्रीलंका में जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है वो श्रीलंका की नेवी है। और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है,
ये अग्रीमेंट अपेयर करता है एज अ पार्ट ऑफ इंडिया सागर डॉक्ट्रीन, सागर इनिशिएटिव, सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये जो इनिशिएटिव है दिस इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन रीजन। ये 2015 में ये सागर डॉक्ट्रीन की जो स्थापना थी मोदी जी ने करी थी, जो अपने वो दौरे पे गए थे इंडियन ओशन रीजन में। और डेफिनेटली इंडियन ओशन रीजन हो, इंडो पैसिफिक रीजन हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो अगर इस तरह के एनवायरमेंटल डिजास्टर्स होते हैं, कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर्स होते हैं, तो कैसे भारत भी मोबिलाइज कर सकता है रेस्क्यू ऑपरेशंस में, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे अगेन करंट अफेयर्स रिलेटेड बात ही यहाँ पे कर रहा हूँ, 1 साल पुरानी बात है। ऑयल स्पिल डिजास्टर की बात यहाँ पे हो रही है श्रीलंकन वाटर्स में। तो एक शिप है, एक कंटेनर शिप था एक्सप्रेस पर्ल के नाम से, जो कि सिंगापुर रजिस्टर्ड था। अब ये वेसल जो है ये सर्विस में एंटर हुआ था फरवरी 2021 में। 20 मई 2021 को ये जो एक्सप्रेस पर्ल है, ये जो शिप है, दिस कॉट फायर ऑफ द कोस्ट ऑफ कोलंबो इन श्रीलंका, और इस शिप को आग लग गई थी बाय द 27th में। 12 दिन, लगभग 12 दिनों तक ये शिप को आग लगी रही, और उसके बाद 2 जून को ये जो शिप थी इसको आग को बुझाया गया, लेकिन 2 जून को ये जो शिप थी ये डूब गई थी। कहां पे? कोलंबो में। अब इसके डूबने से श्रीलंका के जो वाटर्स थे, अब हम कोलंबो की बात करें तो पानी में काफी कंटामिनेशन देखने को मिला, पॉल्यूटेंट्स का, मेटल्स का। इनफैक्ट सबसे ज्यादा वर्स्ट मरीन इकोलॉजिकल डिजास्टर श्रीलंका के इतिहास में इस इंसिडेंट को माना जाता है, जहां पे इतने सारे केमिकल प्रोडक्ट्स वर स्पिल्ड इन द श्रीलंकन वाटर्स। लास्ट क्वेश्चन। सो सेनेगल है वेस्ट अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। रियूनियन आइलैंड साउथ पैसिफिक में नहीं है, ये इंडियन ओशन में आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेंट विंसेंट जो है कैरिबियन में, ये बिल्कुल सही है। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन्स की हम बात करें, ओडेसा, अरे ये तो यूक्रेन में है, रशिया में तो है नहीं, इसके बारे में तो हम रोज पढ़ते रहते हैं, 10 महीने से तो पढ़ते ही आ रहे हैं भाई। ओडेसा जो है एक वार्म वाटर पोर्ट है ब्लैक सी में, तो ये तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, तो ये रशिया तो नहीं बनता। तो यानी कि हमको पूछा गया था, पेयर्स में पूछा गया था, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4, तो ओनली 2 पेयर्स, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट बनता है। सेनेगल कहाँ पे? वेस्ट अफ्रीका में है। इसका कैपिटल क्या है? डकर। अब इसका ये देखिए, ये सेनेगल है, कैपिटल राजधानी डकर है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ में मोरिटेनिया आ गया, ईस्ट में माली आ गया, साउथ ईस्ट में गिने आ गया, ठीक है, साउथ वेस्ट में गिने बिसाऊ आ गया। तो ये हमको थोड़ा मैप देख के पता लग जाता है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली सेनेगल जो है सहेल रीजन का, तो सहेल रीजन जो है ना अफ्रीका में, भी रिसेंटली न्यूज में भी था बाय द वे, कि फ्रांस के जो ट्रूप्स हैं, दे हैव पुल्ड देम, द ट्रूप्स ऑफ द फ्रेंच आर्मी, दे हैव पुल्ड अवे फ्रॉम द सहेल रीजन, स्पेसिफिकली फ्रॉम माली एंड बुर्किना फासो। अब आपको ये पता हो कि जो सहेल रीजन है दैट इज बिटवीन द सहारन डेजर्ट एंड द सुदानियन सवाना ग्रासलैंड्स। तो ये जो आपका रीजन है सहेल रीजन है, ये जो सब देश यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सहेल रीजन में आते हैं। तो सेनेगल इज अ पार्ट ऑफ द सहेल रीजन एज वेल। नाउ अब रियूनियन आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे हम मैप भी देख लेते हैं। तो ये तो इंडियन ओशन में आ जाता है, पैसिफिक ओशन का तो कोई लिंक है नहीं, ठीक है। ये रहा आपका रियूनियन आइलैंड्स मॉरिशस के पास, है ना। अब ये एक फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, और ये लगभग 950 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ मैडागास्कर है, और 175 किलोमीटर साउथ वेस्ट द आइलैंड ऑफ मॉरिशस है। बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं मॉरिशस में। नाउ टूरिस्ट पॉपुलेशन भी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। इनफैक्ट जो रियूनियन आइलैंड है ये आउटर मोस्ट रीजन है यूरोपियन यूनियन का, और ये वेरी मच, ये आपको पता हो, प्लीज लिख लेना, इसको नोट कर लेना। तो रियूनियन आइलैंड्स बेशक वो वेस्टर्न इंडियन ओशन में है, लेकिन दिस इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ यूरोजोन, ठीक है। इनफैक्ट ये ओनली यूरोजोन रीजन है विच इज लोकेटेड इन दी सदर्न हेमिस्फेयर। तो प्लीज इस बात को नोट कर लेना, लिख लेना। देन हम बात करें सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन्स की, तो ये आइलैंड कंट्री है कैरिबियन में, ठीक है। तो कैरिबियन यानी कि वेस्ट इंडीज की बात हो रही है। यहाँ पे दोस्तों ये आ जाते हैं आइलैंड्स विच इज बिटवीन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड द कैरिबियन सी। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन पेयर 4 की बात करें, ओडेसा। ओडेसा जो है 3rd मोस्ट पॉपुलस सिटी है और म्यूनिसिपैलिटी है यूक्रेन की। ये एक वार्म वाटर पोर्ट है ब्लैक सी में, इसके बारे हम काफी पढ़ते भी आ रहे हैं, रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते बहुत आपने इसका नाम सुना भी होगा। इसको समटाइम्स कहा जाता है पर्ल बाय द सी, इसको सदर्न कैपिटल भी कहा जाता है बिकॉज ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ यूक्रेन में आता है, ठीक है। ओडेसा मामा भी कहा जाता है, ह्यूमर कैपिटल भी कहा जाता है, तो काफी नामों से इस सिटी को बुलाया जाता है, ये आपको पता हो। और आप देख सकते हैं कि ओडेसा के बगल में ही क्या है, खरसोन, जहां पे अभी कुछ ही दिन पहले की बात है बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हार हुई व्लादिमीर पुतिन और उनके सिपाहियों की, जहां पे व्लादिमीर पुतिन के सिपाहियों को रिट्रीट करना पड़ा खरसोन रीजन से। ये वही रीजन है
जो रशिया क्लेम कर रहा था कि भी अगर यहाँ पे रेफरेंडम होगा खरसोन में, ज़ापोरिजिया में, डोनेट्स्क में, लुहांस्क में, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन आ जाता है, तो यहाँ पे तो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो इस ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन को तो हम एक्सीड कर लेंगे, ये तो हमारा ही होगा, रशिया के कब्जे में आएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत शर्मनाक हार हुई थी व्लादिमीर पुतिन के सिपाहियों की। तो आपको ये पता हो कि ओडेसा जो है खरसोन के साथ में है। एंड देन ऑफ कोर्स ये सेवेस्टोपोल है। सेवेस्टोपोल अगेन एक पोर्ट है, कहाँ पे? क्रिमिया में। सेवेस्टोपोल इज अ पोर्ट सिटी इन क्रिमिया विच वॉज annexed by Russia in 2014। चलिए, सो दोस्तों ये थे आज के 5 सवाल। क्या आपके मार्क्स बने हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाने से पहले जो हमारी एक डेली एडवर्टाइजमेंट रहती है जो आपके साथ शेयर करते हैं, सो दोस्तों वो है ये संभव प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स के बारे। सो दोस्तों ये यहाँ पे ये वैलिड नहीं है, यहाँ पे ये जो वैलिड टिल 30 नवंबर वाला जो था ये वैलिड नहीं है, तो इसकी जो प्राइस है वो 11,999 ही है। अब इसमें क्या रहेगा, संभव प्रीलिम्स के लाइव क्रैश कोर्स में आपके साथ डेली लाइव क्लासेस शेयर की जाएंगी। अभी जैसे पॉलिटी का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, तो अभी यहाँ पे आपके साथ स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही डिस्कस किए जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट का, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, IR है, हिस्ट्री है, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इट इज, साइंस एंड टेक हो, उसके स्टैटिक कंसेप्ट्स और करंट अफेयर्स कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किए जाएंगे। 28 नवंबर को ये कोर्स शुरू हो चुका है और ये 30 अप्रैल तक वैलिड है, ठीक है। 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। सो अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आपको घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे आपके साथ रिवीजन भी हो रही है और आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। साथ के साथ बोनस CSAT क्लासेस भी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। क्लासेस का टाइम रहेगा 11 AM to 1 PM। यदि आप इसके बारे और जानकारी लेना चाहते हैं, इसमें जुड़ना चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस है 11,999। ये यहाँ पे ये जो 13 नवंबर तो काफ़ी दिन पहले निकल चुका है, 10 दिन पहले निकल चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा ये जो कोड था कूपन वाला यहाँ पे बाय चांस यहाँ पे लग गया होगा। इसकी जो प्राइस है 11,999 है। आप यहाँ पे कॉल करके इसके बारे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, सो दोस्तों मिलेंगे हम बहुत जल्द अपने अगले वीडियोस में। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।